जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। तो जैसा कि हम लोग अपना लूसेंट जीके पढ़ रहे हैं लाइन टू लाइन, तो इससे हर एग्जाम में आता है। तो आज हम लूसेंट जीके में जो आगे पढ़ेंगे, हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे। तो नेहरू द्वारा जो हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया, उन्हें इस संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया और संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा यह संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार से है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस विधानसभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस विधान को अंगीकृत अधिनियमित और समर्पित करते हैं। नोट: भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान और प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। विचार यूएसए अमेरिका के संविधान से है और जो लैंग्वेज है भाषा वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अभी बात करेंगे आगे प्रस्तावना की मुख्य बातें। अगर हम लोग प्रस्तावना की मुख्य बातों को देखें तो अर्नेस्ट बार्कर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का मुख्य बिंदु कहा है। बार्कर के अनुसार प्रस्तावना संविधान की कुंजी है और यह संविधान के विचारों और आदर्शों का सार प्रस्तुत करती है। यह कई बार बहुत सारे एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। किसने बोली ये बात? अर्नेस्ट बार्कर ने। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा है। तो हमारी प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा? पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर इसका भाग नहीं माना जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु तथा स्रोत भारत के लोग, जैसे ये स्टार्ट ही होती है हम भारत के लोग। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल का जो केस था 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। उसके बाद बेरूबाड़ी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। बेरूबाड़ीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका संसद उसमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारतीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया और प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। संसद संविधान की मूल ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्ट है, संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिसमें मूल ढांचे का विस्तार और मजबूतीकरण होता है। अर्थात जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है इसको नेगेटिव इसमें चेंजेस नहीं लाए जा सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता 3 शब्द जोड़े गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय दिया है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की, और 2 प्रकार की समानता प्रतिष्ठा और अवसर के उल्लेख किया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। यानी कि हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित है और ये लचीला भी है और कठोर संविधान भी है। नोट: लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है और प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व शब्द भी फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरित हैं।
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, सबसे ऊपर क्या है, संविधान है, और भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? राज्यों का संघ भारत को घोषित किया गया है। नोट, केसी हेयर ने भारतीय संविधान को अपनी प्रकृति में अर्ध संघीय क्योंकि फेडरल माना है। उन्होंने भारत के संविधान को संरचना में संघीय और भावना में एकात्मक माना है, जिसके कारण इसे अर्ध संघीय बोला गया। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, किसने भारत के संविधान को क्योंकि फेडरल बोला है? केसी हेयर ने। एस आर बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की पीठ ने संघवाद को संविधान की मूल संरचना का अंग माना था। तो अभी आ गए हैं हम इसके हमारे जो लुसेंट जीके के चौथे पार्ट में। भारत के संविधान के निर्माण, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। हमारे संविधान में बहुत सारे विदेशों से बहुत सारी चीजें ली गई हैं। जैसे भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों से संविधान में सहायता ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वालोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपातकाल कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा ली गई है। ब्रिटेन, अंग्रेजों से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, प्रमाधिकार लेख, ओके, द्विसदनवाद और कानून के समक्ष समानता। आयरलैंड, आयरलैंड से बहुत बार पूछा जाता है। नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मानदेय, उनको कैसे मनोनीत किया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आयरलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। समवर्ती सूची का प्रावधान है। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है। जर्मनी से आपातकाल, इमरजेंसी पावर, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां दी गई हैं। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र के पास राज्यपाल की नियुक्ति, विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय की बात की गई है। दक्षिणी अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यानी कि अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगर हम लोग बात करते हैं जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श लिए हुए हैं। नोट है यहाँ पे, ये नोट जहां भी है इस बुक में बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो शब्दांश ले लिए गए या फिर उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ ले लिए गए हैं। तो अभी बात करेंगे हम लोग हमारे संविधान की अनुसूचियों की। किसकी बात करेंगे? जब हमारा संविधान बना उस समय पे संविधान में 8 अनुसूची थी। आज के समय में हमारे संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं। तो प्रथम अनुसूची है, इसमें हमारे भारतीय संघ के घटक राज्य 28 राज्य संशोधित 8 क्षेत्रों के जो संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश है 8 क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। नोट, संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया था। द्वितीय जो हमारी दूसरे नंबर की जो अनुसूची है, टोटल कितनी है? 12। तो जो दूसरी है हमारी द्वितीय अनुसूची, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद, इन सब के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के और हमारे जो नियंत्रण महालेखा परीक्षक हैं कैग को प्राप्त करने वाले वेतन और उनके भत्ते और उनके पेंशन के बारे में बताया गया है। जो तीसरी अनुसूची है, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली कि जो ये मंत्री हैं और जो हमारे न्यायाधीश हैं वो शपथ कैसे लेंगे, ये तीसरी अनुसूची में बताया गया है।
चौथी अनुसूची की बात करें, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची में इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। सातवीं अनुसूची जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कितनी सूचियां हैं टोटल? 3। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले अगर बात करते हैं संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे देश की प्रतिरक्षा, डिफेंस, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा, बैंकिंग। जैसे क्या किया थे, नोटबंदी की थी तो वो इसी से केंद्र सरकार ने की थी, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि। ठीक है। दूसरी संघ सूची के बाद ये हमारी लेटेस्ट सोल्यूशन है, तो इसके हिसाब से लेटेस्ट डाटा है। राज्य सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। राज्य सूची में शामिल कुछ विषय हैं, जैसे शांति व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाले व्यापार और न्याय विभाग आदि हैं। तीसरी जो हमारी सूची है वो है समवर्ती सूची। कौन सी सूची है तीसरे नंबर पे? समवर्ती। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार कानून बना सकते हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय दीवानी और फौजदारी कानून और प्रक्रिया, विवाह और तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, संचार, समाचार पत्र और श्रमिक संघ, वन आदि हैं। इसके बाद हम 8वीं अनुसूची की बात करते हैं, तो इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 में 21वें संशोधन में सिंधी को, 1992 में 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ दिया गया, और 2003 में 92वें संशोधन में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो इस हिसाब से 14 से अभी कितनी हो गई हैं? 22 भाषाएं हो गई हैं। 9वीं अनुसूची में संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। कितने अधिनियम है इसमें? 284 अधिनियम है। अब अगर हम लोग बात करते हैं, अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 11 जनवरी 2007 ईस्वी के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया है कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। अब अगर हम बात करें 10वीं अनुसूची की, तो यह संविधान में 52वें संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई। इसे दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची है, अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। इसे पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। और आखिरी अगर अनुसूची की बात करें, 12वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो अगर अब हम आगे बात करते हैं हमारे भारतीय संविधान के भाग, जब हमारा संविधान बना था तो इसमें 22 भाग थे, आज के समय 25 हैं। तो पहला जो है संविधान, उसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 1 से 14 तक है। दूसरा नागरिकता के बारे में बताया गया, जो कि 5 से 11 तक है। तीसरा जो भाग है उसमें मौलिक अधिकार है 12 से 35 तक। फिर है नीति निर्देशक, चौथे में नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक। मूल कर्तव्य जो बाद में जोड़े गए 51 के संघ, जिसमें केंद्र सरकार के बारे में बताया गया 52 से 151 तक। राज्य के बारे में बताया गया 152 से 237 तक। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 238 में, जिसको अभी निर्सित यानी कि हटा दिया गया है। 8वां है संघ राज्य क्षेत्र, जिसमें 239 से लेकर 242 तक है। 9 में पंचायतें जो 243
और 243 क से अण तक है। 9 में क और ख अगर हम आगे देखते हैं, 9 के अंदर क में नगर पालिकाएं हैं जो 243 तय से 243 यह 6 तक हैं, और फिर ख में है सरकारी समितियां जो 243 यह जैसे यह न तक हैं। 10वें भाग में अनुसूचित जाति और जनजातियां 244 क में हैं। 11वें भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263 तक। 12वें भाग में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद हैं 264 से 300 क तक। 13वां जो भाग है संविधान का, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का है 301 से 307 तक। 14वां जो भाग है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं है 308 से 323 तक। इसी में 14 क अधिकरण दिए हुए हैं 323 क से 323 ख तक। फिर है निर्वाचन यानी कि चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की बात करें तो वो हमारे 15वें भाग में, जिसमें 324 से लेके 329 तक आर्टिकल या अनुच्छेद हैं। फिर है 16वें में कुछ वर्गों के संबंध के विषय उपबंध है 330 से 342 तक। राजभाषा, हिंदी जो राजभाषा वो 343 से 351 तक है। आपात संबंध, इमरजेंसी पावर है 352 से 360 तक है। उसके बाद है प्रकीर्णन 361 से 367 तक है। संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 368 में है। फिर है 21वें भाग में है अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध 369 से लेके 392 तक। और लास्ट 22वां जो संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये है 393 से लेके 395 तक। तो अभी अगर हम आगे बात करें तो हमारे जो देशी रियासतों का भारत में विलय, जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय 565 देशी रियासतें थी। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया था। नोट, देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल व वीपी मेनन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो ये हो गया हमारा देशी रियासतों की हम लोगों ने बात की। अब अगर आज का भी अपना लास्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो वो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आज के समय में जब अपना देश आजाद हुआ था उस समय 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। आज भारत संघ राज्यों का संघ है जिसमें संप्रति 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादरा नगर हवेली, दमन व दीव के विलय के पश्चात राजधानी इसकी दमन हो गई है। अनुच्छेद 1 में एक भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसमें 2 में इसी में है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में भी निर्दिष्ट हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे, यानी कि भारत कहीं जीत लेता है किसी एरिया को तो वो भारत के राज्य में आ जाएंगे। अनुच्छेद 2 में लिखा है भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। इसके आगे जो हमारा राज्यों का पुनर्गठन है वो हम लोग कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था हमारा वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड कमेंट आल्सो।